हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। नेचुरल जस्टिस की जो पहली मैगजीन थी, जिन दो मैगजीन पर नेचुरल जस्टिस टिका हुआ है, उनमें से जो पहली मैगजीन थी नो वन शुड बी जज इन देयर ओन केसेस, वो मैंने केस लॉ के साथ में और सारे पॉइंट्स के साथ में कवर कर दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, बाकी के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के भी वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को कंप्लीट करेंगे बिहार जुडिशरी के आने के पहले, क्योंकि और भी पेपर पढ़ने हैं। और इधर आप लोग देख ही रहे हैं राजस्थान और जुडिशियल सर्विस की, और उसके बाद उत्तराखंड एपीओ की वैकेंसी आपके सामने है। और एक न्यूज आज पता चली है कि 250 सीट्स जो है आपकी यूपी एपीओ की भी नेक्स्ट मंथ आपको मिल जाएगी। तो फिर हम क्यों ना जल्दी जल्दी इसको कवर करें ताकि हम मेजर लॉ को अच्छे से पढ़ पाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी मैगजीन है दूसरे पक्ष की भी सुनो, यानी ऑडी अल्ट्रम पार्टम, और इसको कहते हैं द रूल ऑफ फेयर हियरिंग, निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत के नाम से इसको जाना जाता है। तो वैसे तो आप लोगों को जनरल मीनिंग पता ही है, निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत क्या होता है। वैसे मैं भी बताना चाहती हूँ। इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना उसे हम दोष सिद्ध नहीं कर सकते, उसे हम दोषी करार नहीं दे सकते। यानी फैसला करने वाले जो अधिकारी होते हैं वो अपना कार्य जो है पूरी निष्पक्षता से करें। उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि जब भी वो फैसला दे रहे हैं तो उन्हें निष्पक्ष देना होगा, यानी कि दो पार्टी है अगर केस में तो दोनों को ही सुनना होगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कोई भी दंडात्मक कार्यवाही करने के पहले आप जो है उस दोनों का पक्ष सुने, यानी कि दोनों को ही पक्ष सुनाने का उचित अवसर प्रदान करें। वैसे देखा जाए तो इस सिद्धांत को पढ़ के भी वैसे भी लगता है कि बिना, अगर आप भी एक आम आदमी भी होंगे तो भी बिना दोनों की बात सुने तो आप भी फैसला नहीं देंगे। तो ये वैसे भी एक जनरल रूल भी है और नेचुरल जस्टिस का रूल भी है। इस नियम में इस बात पर जोर दिया जाता है कि जो व्यक्ति प्रभावित है, जो एग्रीव पार्टी है, उस व्यक्ति को अपने पक्ष में सबूत पेश करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए, और उसके विरुद्ध में जो भी साक्ष्य वगैरह, सबूत वगैरह आती है, जानकारी वगैरह होती है विरोधी पक्षकार की तरफ से, वो सारे सबूत वगैरह जो है उसके सामने ही लाए जाने चाहिए। यानी कि जब वो कोर्ट में मौजूद रहे, कोर्ट रूम में वो रहे, उसके सामने ही जितने भी सबूत, जो भी खंडन करने वाले साक्ष्य हैं, जो भी विरोधी पक्षकार की तरफ से आते हैं, उसको उसके सामने लाने चाहिए, ताकि वो भी उनका खंडन कर सके। वो भी तो डिनाई करेगा ना इस बात को कि ये जो खिलाफ में मेरे सबूत आए हैं वो मैं नहीं मानता। तो निष्पक्ष सुनवाई का ये छोटा सा जो था मैंने आपको बताया परिभाषा। और अब हम लोग जानेंगे इसके दो तत्व क्या होते हैं। पहला तत्व है सूचना यानी कि नोटिस, और दूसरा है विचारण यानी कि हियरिंग। सूचना पहले पढ़ते हैं, उसके बाद विचारण पढ़ेंगे। तो आज वाली वीडियो में मैं सिर्फ आपको सूचना ही बताने वाली हूँ। निर्णय करने वाला कोई भी अधिकारी जो होता है ना, उसका कर्तव्य होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध में कोई कार्यवाही करने के पहले उसे इस संबंध में जरूर सूचना दे दे कि भाई हम आपके संबंध में ये कार्यवाही कर रहे हैं, ये खिलाफ में आपके सबूत आए हैं, और आपका जो अपोजिशन पार्टी है उसने ये चीज आपके खिलाफ में कोर्ट में डाली है। ये सूचना जो है तर्क संगत होनी चाहिए, और इसमें विचारण का जो समय है, वो स्थान है, विचारण की जो प्रकृति है, वो सारा विवरण होना चाहिए। यानी कि हम उस पक्षकार को ये सारी सूचना पहुंचा दें कि उसका ट्रायल कब स्टार्ट हो रहा है, हियरिंग कब स्टार्ट हो रही है, और हियरिंग का जो एरिया है वो कौन सा एरिया है, और हियरिंग का नेचर कैसा है, क्या है, मतलब सारी जानकारी। और यदि सूचना दोषपूर्ण होती है, अस्पष्ट होती है, यानी कि उसको समझ में नहीं आती और गलत सूचना दी जा रही है, तो फिर ये जितनी भी जानकारी हो रही है ये सारी कार्यवाही ही दूषित हो जाएगी। यानी बिना सूचना दिए अगर हम कोई कार्यवाही करते हैं या गलत सूचना दे के कार्यवाही करते हैं तो वो कार्यवाही हमारी मैलिशियस हो जाएगी, दूषित हो जाएगी। और बाकी अब जो हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो इससे रिलेटेड केस लॉ। और आपको पता ही है कि लॉ में किसी भी पॉइंट पे अगर बात हो और केस लॉ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहला केस लॉ है
पंजाब नेशनल बैंक वर्सेस ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन, AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट 16 यानी पेज नंबर 16। इस मुकदमे में जिस व्यक्ति पर आरोप लगा था वो व्यक्ति जो है उसको नोटिस दी गई थी कि भाई बैंक की तरफ से आपको ये नोटिस दी जा रही है, लेकिन उस नोटिस में उसके ऊपर जो आरोप लगा था उसका कहीं भी जिक्र और मेंशन नहीं किया गया था। यानी उसके नोटिस में सिर्फ जुर्माना लिखा हुआ था कि आप पर ये चीज को लेकर के ये पॉइंट वगैरह है, आपको इतना जुर्माना जो है देना है, लेकिन किस बात के लिए आपको जुर्माना है ये नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिस को दोषपूर्ण माना और लगाए हुए जुर्माने को भी रद्द कर दिया। जाहिर सी बात है भाई, जब आप मेरा आरोप नहीं बताएंगे, मेरा इल्जाम नहीं बताएंगे और सीधे आप मेरे ऊपर जुर्माना लगा देंगे, ये कहाँ का न्याय है? तो ये तो बिल्कुल अन्याय है। अब इसके बाद में और जो केस हमारे सामने आता है वो है R वर्सेस न्यू मार्केट असेसमेंट कमिटी 1945 का केस है, देख सकते हैं आप। इस मुकदमे में नगर पालिका ने एक मकान मालिक को एक नोटिस जारी किया, जिसमें नगर पालिका ने लिखा कि मकान पर जो है 2000, शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं दिखा देती हूँ आपको। मकान पर 2500 पाउंड जो है हर साल के तरह जो है, मतलब सालाना जो है वसूला जाएगा, टैक्स के रूप में, कर के रूप में वसूला जाएगा। इसके साथ में ये भी कहा गया था कि यदि मकान मालिक इस बात पर राजी है, यानी उसको इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर वो चुप रहे, कुछ ना बोले। अगर वो नहीं आता है हमारे पास में तो हम समझ जाएंगे कि मकान मालिक को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके लिए एक कमेटी भी बैठी थी, मतलब नगर पालिका की तरफ से इस काम को देखने के लिए कमेटी थी। उसे निर्धारित कमेटी में पेश होने के लिए नहीं कहा गया था उसको, क्योंकि उसको पहले ही बोल दिया गया था कि अगर आप इस बात से सहमत होंगे तो आप इसके लिए जो कमेटी हमने बनाई है आप उसमें शामिल ना हो। मकान मालिक यही किया, समिति के पास नहीं गया, कमेटी में शामिल नहीं हुआ हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज वो 2000 पाउंड का जो लगा रहे हैं उस पर जो भी कर है वो जरूरी नहीं है कि हर साल एक ही जैसा रह जाए। बाद में क्या हुआ, नगर पालिका समिति ने उस मकान मालिक को बिना कोई नोटिस दिए ही उस कर को जो है टैक्स को बढ़ा के 4500 पाउंड कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया, और उसको नोटिस भी नहीं दिया। अब ये फैसला जब अदालत में गया, यानी कि जब ये मामला होते होते हाउस ऑफ लॉर्ड्स में गया, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने इस पर रिट ऑफ सर्श्योरेरी जारी की और नगर पालिका ने जो भी जुर्माना वगैरह जो लगाया था और कर वगैरह लगाया था सारे आदेश को रद्द कर दिया, क्योंकि ये गलत है। जब तक आप किसी को नोटिस नहीं देते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, तब तक आप उस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला केस आपके सामने है वो है, ये मुकदमा है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल वर्सेस कुमारी चित्रा 1970 का, सुप्रीम कोर्ट केसेस है 121। इसमें जो याचिका कर्त्री थी, यानी कि एक लड़की थी कुमारी चित्रा, उसने याचिका डाली। अब याचिका किस बात के लिए डाली? हुआ ये था कि कुमारी चित्रा जो है एग्जामिनेशन में बैठी, लेकिन जो स्कूल का जो बोर्ड ऑफ कमेटी थी उन्होंने उसकी उपस्थिति जितनी थी उसके आधार पर बिना कोई नोटिस दिए ही उसको एग्जामिनेशन को जो है रद्द कर दिया, मतलब उसको एग्जाम देने नहीं दिया, ये बोल के, मतलब ये इस आधार पर कि भाई तुम्हारा अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो तुम एग्जाम नहीं दे सकते। लेकिन इस बात की सूचना जो है याचिका करने वाली को नहीं दी गई थी। स्कूल वाले जो है कुमारी चित्रा को अपना पक्ष रखने का अवसर देना ही नहीं चाहते थे और इस बात के लिए वो गिल्टी भी नहीं थे, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट चला गया तो वहां पर उन्होंने ये बात कही कि नोटिस देने का कोई मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि अटेंडेंस में कमी होने का यही मतलब है कि आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, और इस बात के लिए हमारे पास में जो है सफिशिएंट रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, और ये बात तो वैसे भी वेल नोन है स्कूल में, तो बताने का क्या फायदा।
लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को बिल्कुल अस्वीकार कर दिया और कहा कि ये जो आपने किया है, आपने नेचुरल जस्टिस का वॉयलेशन किया है। भले ही आपका ये रूल होगा कि जब भी आपके स्कूल में एग्जाम होते हैं उसमें अटेंडेंस वगैरह नहीं आपकी कंप्लीट होती है तो एग्जाम में नहीं बैठने दें, लेकिन कम से कम एटलीस्ट आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि आप उसको किस आधार पर एग्जाम में बैठने नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर स्कूल का जो फैसला था वो कोर्ट ने बिल्कुल भी नहीं माना। अब इसके बाद आखिरी केस आता है द वन एंड ओनली। आप लोगों ने केस बहुत बार देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 248। आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 पढ़ते हैं, नेचुरल जस्टिस पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, आपको ये केस जो है, जो अभी तक मैंने पॉइंट्स बोले उनमें हर जगह दिखाई देगा। मामला क्या है देखते हैं। ये मुकदमा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। यानी कि आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके लिए ये मुकदमा फेमस है। याचिकाकर्ती जो मेनका गांधी थी वो कहीं बाहर जा रही थी। उनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया गया, जाते समय उनसे ले लिया गया और मेनका गांधी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया। पासपोर्ट उनका सीज हो गया और उनको बाहर जाने नहीं दिया गया सरकार की तरफ से। मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी थी, उन्होंने उसी समय जब वो जा रही थी तो उनका वहीं पर पासपोर्ट जो है ले लिया था और उनको मौका भी नहीं दिया था ताकि वो कुछ अपने बारे में बता सके। और ये बताया था उन्होंने कारण, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये रीजन दिया गया कि हम लोग जो है लोकहित को लेकर के भारत सरकार की तरफ से कुछ पॉलिसी है, लोकहित में हमें ये जब्त करना पड़ रहा है। लेकिन जब ये मामला वो सुप्रीम कोर्ट तक लेके चलेगी तो कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस आदेश को नेचुरल जस्टिस के वॉयलेशन में बताया और बहुत सारा यहाँ पर जो है गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने इशू की, जो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ वो गाइडलाइन। हालांकि मैंने लिखी नहीं है लेकिन आप लोग सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय निर्णय प्राधिकारी का निष्पक्ष और किसी हित और पूर्वाग्रह से मुक्त होना अनिवार्य होता है। कि जो भी व्यक्ति फैसला दे रहे होते हैं उनको किसी भी बात से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए फैसला देने के टाइम पे। और न्याय निर्णय का जो प्राधिकारी होता है, चाहे वो न्यायिक हो या अर्धन्यायिक, यानी कि वो अगर जुडिशियल हो या क्वासी जुडिशियल हो, कोई भी डिपार्टमेंट से हो, अपनी शक्ति का जो प्रत्यायोजन और उपप्रत्यायोजन यानी डेलीगेट करते हैं और सब डेलीगेट करते हैं पावर, तो ये यहाँ पर डेलीगेट और सब डेलीगेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब वो फैसला दे रहे हैं, जब उनको फैसला लेना है तो बस उनको ही फैसला लेना है। वो अपने इस फैसला लेने के पावर को कहीं और डेलीगेट या फिर सब डेलीगेट नहीं कर सकते। मुकदमे का फैसला करने की जो शक्ति होती है ये प्रत्यायोजित कभी नहीं की जा सकती। इसके बाद थर्ड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार को सुनाए, आखिरी पॉइंट सुनाया कि न्याय निर्णय जो प्राधिकारी होते हैं उनको अपने सामने जो भी प्रस्तुत किए गए जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनकी जानकारी दोनों पक्षों को देनी चाहिए और उन पक्षों में जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं उनको अपनी बात कहने का उचित अवसर देना चाहिए। यानी कि जो ज्यादा परेशान है उस पक्ष को तो आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। वैसे तो सुनना दोनों को ही चाहिए, लेकिन जो ज्यादा परेशान है उसको आप पहले सुने और जरूर सुने। तो ये था आज का मेरा टॉपिक। इससे ज्यादा मैं इसको नहीं बढ़ाना चाहती हूँ और मैं जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है बस वही सेलेक्ट करती हूँ। एक्स्ट्रा चुनने से कोई फायदा नहीं है, इतना याद भी नहीं रहता है, तो जो जरूरी है वो लेती हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन जो है समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर वाकई में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, नहीं आया है तो अनलाइक कर दें। बाकी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें जो कि बिहार जुडिशरी के लिए वाकई में बहुत सीरियस है। उसके लिए आपका बहुत सारा मैं अभी से ही थैंक यू बोल देती हूँ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नहीं मन करता है तो ना करें। और कोई बात हो तो आप वीडियो के बारे में हो या फिर और भी किसी भी बात से संबंधित हो सकती है, आपकी समस्या, आपकी परेशानी, आपको मेरा वीडियो समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जो मेरा टॉपिक है सुनवाई यानी कि हियरिंग। तो के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।